हेलो फ्रेंड्स, स्टडी विद वर्मा क्लासेज में आपका स्वागत है। वर्ल्ड मैप की सीरीज में आज से हम अफ्रीका का अध्ययन प्रारंभ कर रहे हैं और आज के सेगमेंट में हम उन 5 अफ्रीकी देशों का अध्ययन करेंगे जिनकी सीमाएं भूमध्य सागर के नीले जलराशि को स्पर्श करती हैं। दोस्तों, अफ्रीका एक ऐसा महादेश जिसकी धरती न केवल अपनी अद्वितीय विविधता, विशाल रेतीले मैदान एवं घने जंगलों की हरियाली से जीवंत है, बल्कि अपनी भाषा, संस्कृति एवं परंपराओं की विरासत से यह महादेश एक अनोखी एवं आकर्षक दुनिया का भी प्रतिनिधित्व करता है। अफ्रीका दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है और ये पूरी पृथ्वी के कुल भूभाग का लगभग 20% हिस्से पर अपना कवर करती है। यहाँ सबसे दिलचस्प तथ्य यह है कि अफ्रीका दुनिया का एक ऐसा महाद्वीप है जहां से पृथ्वी की 4 प्रमुख काल्पनिक रेखाएं भूमध्य रेखा, कर्क रेखा, मकर रेखा एवं अंतर्राष्ट्रीय मानक समय निर्धारित करने वाली प्राइम मेरिडियन एक साथ होकर गुजरती हैं। इस महादेश में मान्यता प्राप्त कुल 54 देश हैं और प्रत्येक देश की एक अपनी अलग अनूठी भाषा, संस्कृति एवं परंपराओं से यह अफ्रीका को विविधताओं का एक दिलचस्प संगम बनाती है। तो चलिए दोस्तों, आज के सेगमेंट में हम उन 5 अफ्रीकी देशों का अध्ययन करेंगे जिनकी सीमाएं न केवल भूमध्य सागर के साथ गहरे संबंध बनाती हैं, अपितु इस तथ्य का भी अवलोकन करेंगे कि कैसे यह देश आर्थिक विकास एवं वर्तमान चुनौतियों के साथ अपने भविष्य को आकार दे रहा है। आइए दोस्तों, अब हम भूमध्य सागर से बाउंड्री शेयर करने वाले अफ्रीकी देश के बारे में जानते हैं। दुनिया में कुल 21 देश हैं जिनकी सीमाएं भूमध्य सागर से बाउंड्री शेयर होती हैं। उन 21 में 5 अफ्रीकी हैं, 5 एशियाई हैं और 11 यूरोपियन कंट्री हैं। आज हम 5 अफ्रीकी देश के बारे में अध्ययन करेंगे। तो ये जो 5 देश हैं जो भूमध्य सागर से बाउंड्री शेयर हो रही है, इसमें पहला देखिए मिस्र, दूसरा लीबिया, तीसरा ट्यूनीशिया, चौथा अल्जीरिया और 5वां मोरक्को है। ये 5 अफ्रीकी देश हैं जिनकी सीमाएं मेडिटेरेनियन सी के साथ बाउंड्री शेयर करती हैं। इनकी पहले कैपिटल देख लें। मिस्र का कैपिटल काहिरा, लीबिया का ट्रिपोली, ट्यूनीशिया का ट्यूनिस, अल्जीरिया का अल्जीरियस, मोरक्को का रबात। इसमें देखिए क्या सब क्वेश्चन पूछ सकता है। तो इसमें देखिए आपको ये क्वेश्चन पूछेगा कि इनमें से कितने देश का जो कैपिटल है वो पोर्ट सिटी बनाता है भूमध्य सागर के साथ। तो याद रखिएगा कि ये 5 का 5 देश पोर्ट बनाता है, लेकिन इनमें 3 देश का कैपिटल ट्रिपोली, ट्यूनिस और अल्जीरिया, यानी लीबिया की राजधानी ट्रिपोली, ट्यूनिसिया का ट्यूनिस और अल्जीरिया का अल्जीरियस, ये भूमध्य सागर के साथ पोर्ट बना रहा है। लेकिन मिस्र का जो कैपिटल काहिरा है और नाइल नदी के साथ बनाता है, भूमध्य सागर के साथ नहीं। तो इस टाइप का आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे परीक्षा में कि कौन बनाता है, कौन नहीं बनाता है, और 5 का कैपिटल नाम दे दिया जाएगा। और देखिए लास्ट मोरक्को का कैपिटल रबात है। ये भी पोर्ट सिटी है, लेकिन ये यहां पर है और ये देखिएगा अटलांटिक ओशन के साथ पोर्ट बनाता है। ये यहां पर होगा। तो आप इसको अलग से लिख लें। यहीं पर देखिए इसका एक और चर्चित है, रबात के नीचे साउथ में मिलेगा कासाब्लांका। आप यहां पर लिख लें रबात और कासाब्लांका। ये तो कैपिटल हो गया, एक अलग से आप लिख लें यहां पर कासाब्लांका। आप एटलस में देखिए आपको मिलेगा रबात के जस्ट नीचे। तो 2 इसका जो पोर्ट है वो काफी चर्चित है, लेकिन दोनों पोर्ट अटलांटिक ओशन के साथ बनाता है। तो आप इसे अच्छा से समझें कि 2, 3, 4 इसका कैपिटल जो पोर्ट है ये भूमध्य सागर के साथ है। मिस्र का जो काहिरा है वो नाइल नदी के साथ है और रबात जो है वो अटलांटिक ओशन के साथ है। यहां लिख लें कासाब्लांका। ये दोनों आपको अटलांटिक ओशन के साथ पोर्ट बनाता है, अटलांटिक ओशन के साथ। यहां नीचे लिख लें। नोट्स में अच्छा से आप नोट्स बनाए दोस्तों, ताकि आपको बाद में फिर से आप जब आप पन्ना पलटेंगे तो आपको समझ में आसानी होगी। अटलांटिक ओशन के साथ पोर्ट बनाती है। इसी तरह देखिए मिस्र का काहिरा है, लेकिन मिस्र का भी एक है अलेक्जेंड्रिया, वो आपको भूमध्य सागर के साथ पोर्ट बना रहा है। यहां पर आपको मिलेगा, यहीं पर लिखिए अलेक्जेंड्रिया। ये पोर्ट है लेकिन कैपिटल नहीं है, कैपिटल काहिरा है। तो अलेक्जेंड्रिया जो है ये भूमध्य सागर के साथ पोर्ट बना रहा है। तो आप समझ गए 2, 3, 4 जो इसका कैपिटल है, इसका ये मेडिटेरेनियन सी के साथ पोर्ट बना रहा है। मिस्र का काहिरा नाइल नदी के साथ, लेकिन मिस्र का जो अलेक्जेंड्रिया है वो भूमध्य सागर के साथ। मोरक्को का दोनों
कैपिटल रबात में, और उसके साउथ में कासा ब्लांका, ये दोनों अटलांटिक ओशन के साथ पोर्ट बना रहा है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पर से काफी क्वेश्चन पूछे भी गए हैं, तो आप इसको नोट्स में अच्छा से लिख लें और अच्छे ढंग से समझ भी जाए। अब एक दूसरा क्वेश्चन पर आया, आपको एक क्वेश्चन ये बनता है यहाँ पर, अटलांटिक ओशन और मेडिटेरेनियन सी, ये भूमध्य सागर और अटलांटिक जो महासागर है, इन दोनों के साथ बाउंड्री शेयर करने वाले दुनिया में केवल 3 देश हैं। जैसे पहला तो आपको मोरक्को मिल गया, जो कि देखिए यहाँ पर इसके साथ भी शेयर हो रहा है, और यहाँ भी अटलांटिक ओशन के साथ भी शेयर हो रहा है। तो ये पहला मोरक्को होगा। दूसरा आप देखिएगा, यूरोप को पढ़ाएंगे तब आप देखेंगे ही, आप एटलस में भी देखें, यहाँ पर आपको यहाँ स्पेन मिलेगा, जस्ट जिब्राल्टर के पास मिले स्पेन, और उसके ऊपर मिलेगा फ्रांस। ये दुनिया में ऐसे केवल 3 देश हैं जिनकी सीमाएं अटलांटिक के साथ भी टच होती है और मेडिटेरेनियन सी के साथ भी। तो ये आपको क्वेश्चन पूछ सकता है कि दुनिया में ऐसे केवल कितने देश हैं जिनकी सीमाएं भूमध्य सागर के साथ साथ अटलांटिक ओशन से टच होती है। तो ऐसे दुनिया में केवल 3 देश हैं, मोरक्को, स्पेन और फ्रांस। इसको भी लिख लें। अब इसी तरह से इस साइड में आए और एक और क्वेश्चन मिलेगा कि भूमध्य सागर के साथ लाल सागर, या लाल सागर, देखिए हिंद महासागर इंडियन ओशियन का ही पार्ट है, तो आपको क्वेश्चन ऐसे भी घुमा के देगा कि भूमध्य सागर और हिंद महासागर का बाउंड्री शेयर करने वाले दुनिया में कितने देश। तो दुनिया में 2 देश, लेकिन अफ्रीकन 1 देश, मिस्र, और इधर आपको बाद में पढ़ाएंगे इजराइल मिलेगा। इजराइल का बाउंड्री भी शेयर होता है भूमध्य सागर के साथ भी और यहाँ पर लाल सागर के साथ भी। तो आप इसको अच्छा से लिख लें, भूमध्य सागर के साथ हिंद महासागर, या ऑब्लिक दे दें लाल सागर, दोनों रख सकता है परीक्षा में, क्योंकि लाल सागर इंडियन ओशन का ही पार्ट है। तो आपको दोनों क्वेश्चन बनेगा कि भूमध्य सागर के साथ साथ हिंद महासागर या लाल सागर के साथ बाउंड्री शेयर करने वाले दुनिया में कितने देश। तो दुनिया में 2 देश, एक मिस्र और एक इजराइल। लेकिन कभी ये क्वेश्चन डाल देगा कि कितने अफ्रीकन देश हैं, तो 1 एशियन, 1 अफ्रीकन, 1। तो इसको अच्छे से अलग अलग करके भी आप लिख लें और इसको अच्छे ढंग से समझें। तो यहाँ पर लिख लें, भूमध्य सागर के साथ हिंद महासागर और लाल सागर के साथ बाउंड्री शेयर करने वाले दुनिया में केवल 2 देश, एक मिस्र और एक इजराइल। अगर अफ्रीकन रहेगा तो सिर्फ मिस्र लगाएंगे, और अगर यूरोप एशियन रहेगा तो इजराइल लगाएंगे। अब इसमें देखिए दोस्तों, कुछ चीज जाने, ये जितना भी ये पोर्ट बना रहा है, ये आपको पेट्रोलियम उत्पादक भी देश है, तो इसको निर्यात करने के लिए बहुत अच्छा मिल जाता है अपना पोर्ट, और उससे ये निर्यात करता है। लीबिया, ट्यूनीशिया, अल्जीरिया, ये बहुत यहाँ पर पेट्रोलियम पदार्थ है, और इसी से ये अपना शिप को निकालता है। इसमें देखिए अल्जीरिया अफ्रीका का सबसे बड़ा कंट्री है क्षेत्रफल की दृष्टि से, इसको भी आप नोट में लिख लें, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश हो जाता है दृष्टि से। और एक और क्वेश्चन यहाँ पर चर्चित है, ट्यूनीशिया में जैतून बहुत ज्यादा होता है, ऑलिव जिसको बोलते हैं, और ट्यूनीशिया से ही अरब क्रांति का शुरुआत हुआ था। तो उसको अलग चरण में जानते हैं अरब क्रांति को, तो उससे पूछ सकता है क्वेश्चन, उसको बताते हैं ट्यूनीशिया की अरब क्रांति। आइए दोस्तों, अब हम अरब क्रांति के बारे में समझते हैं। अरब क्रांति को अरब स्प्रिंग के नाम से भी जानते हैं। 2010 में ये ट्यूनीशिया से प्रारंभ हुआ। जब वहां पर प्रारंभ हुआ तो इसको चमेली क्रांति कहा गया, जैस्मिन रिवॉल्यूशन। आप यहां पर लिख लें, ये क्वेश्चन पूछा हुआ भी है कि ट्यूनीशिया में जो हुआ इसको वहां पर किस रिवॉल्यूशन के नाम से जाना गया। चमेली क्रांति हिंदी में, और इंग्लिश में आप लिख लें यहां पर जैस्मिन रिवॉल्यूशन। जैस्मिन रिवॉल्यूशन, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। चमेली क्रांति, जैस्मिन रिवॉल्यूशन। हालांकि लोकतांत्रिक डिमांड, जो डेमोक्रेटिक सेटअप में वो लोग रहना चाह रहे थे, लेकिन तात्कालिक ये भी था कि वहां पर बहुत बेरोजगारी, गरीबी वगैरह आ गया था, इसके कारण भी था। लेकिन ये धीरे धीरे इतना तेजी से फैलता चला गया कि 4 देशों की में सत्ता परिवर्तन कर दिया। इनके भी नाम पूछे जाते हैं कि किन अरब क्रांति ने किन किन देशों में सत्ता परिवर्तन कर दिया। तो याद रखिएगा, ये 4 देश में सत्ता परिवर्तन क्या है। ये नाम है ट्यूनीशिया, लिख लें आप, ट्यूनीशिया, मिस्र, लीबिया और यमन। ये 4 देश में सत्ता परिवर्तन कर दिया। और 2 देश, सीरिया और बहरीन, इसका भी आप नाम लिख लें। यहाँ पर सत्ता परिवर्तन के काफी करीब आ गए थे, सशस्त्र विद्रोह बहुत ज्यादा हो गया था, लेकिन वहां पर सत्ता परिवर्तन फाइनली नहीं हो पाया। तो ये सीरिया और बहरीन है जहां पर नहीं हो पाया, लेकिन बहुत ज्यादा वहां पर
पीक पर पहुंच गया था विद्रोह। लेकिन ये 4 देश जहां पर सत्ता परिवर्तन हुआ, इसके नाम पूछे जाते हैं, तो आप परीक्षा की दृष्टि से इसको इंपॉर्टेंट मानते हुए लिख लें। ट्यूनीशिया, मिस्र, लीबिया और यमन, ये 4 देश। तो ये अरब क्रांति हुआ। अब यहीं पर जाने कि यहीं पर आपको एटलस पर्वत मिलेगा, ये कॉर्डिलेरा है। कॉर्डिलेरा किसको कहते हैं? लंबी पर्वत जो श्रृंखला होती है समानांतर, उसको कहते हैं। जैसे अपने हिमालय में भी है, जैसे लघु हिमालय है, बृहद हिमालय है, तो वहां भी आपको श्रृंखला मिलेगी। तो यहाँ भी कॉर्डिलेरा, तो आप लिख सकते हैं यहाँ पर, ये पर्वत श्रृंखला को कॉर्डिलेरा बोलते हैं, समानांतर पर्वत श्रृंखला जो होती है। यहाँ एटलस में 5 है, 5 पर्वत श्रृंखला है। ये वलित पर्वत है। आपको एक क्वेश्चन यहाँ पर काफी बनता है कि एटलस पर्वत कितने देश में फैला हुआ है, तो याद रखिएगा ये क्वेश्चन बहुत कई बार पूछा गया भी है। 3 देश में, मोरक्को, अल्जीरिया और ट्यूनीशिया, ये 3 देश में फैला हुआ है। लेकिन यूपीएससी एक बार ये क्वेश्चन पूछ दिया था, वह कौन सा देश है जहां पर वह कौन सा देश है जो कि पूरा का पूरा एटलस पर्वत पर ही बसा हुआ है? तो मोरक्को याद रखिएगा। आप इसको भी लिख लें, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाएगा क्योंकि पूछा हुआ है। वह कौन सा देश है जो पूरा का पूरा एटलस पर्वत पर है? तो याद रखिएगा मोरक्को का आंसर होगा। ये 3 देश हैं, मोरक्को, अल्जीरिया और ट्यूनीशिया। यहीं पर ये भी रखें, इसकी सबसे ऊंची चोटी भी मोरक्को में है, माउंट तुकाल इसका नाम है। ये इंपॉर्टेंट है, एटलस पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है, माउंट तुकाल, ये मोरक्को में है। यहाँ एक क्वेश्चन और भी बनता है कि यहाँ पर बर्बर जनजाति रहती है, तो आपको ये भी क्वेश्चन बनेगा कि एटलस में कौन सी जनजाति रहती है और ये कितने देशों में फैली हुई है? तो जाहिर सी बात है ये भी 3 देश में है, बर्बर जनजाति, मोरक्को, अल्जीरिया और ट्यूनीशिया, ये 3 देश में फैली हुई है। नेक्स्ट टाइम में हम स्टेट ऑफ जिब्राल्टर के बारे में समझते हैं, उस पर से कई क्वेश्चन पूछे गए हैं और थोड़ा रोचक भी है इसको जानना। तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे स्टेट ऑफ जिब्राल्टर पर चलते हैं। आइए दोस्तों, अब हम स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर के बारे में जानते हैं। बहुत दिलचस्प है और आप एटलस निकाल के देखिए, आपको यहां पर एक मिलेगा, छोटा सा रहेगा जिब्राल्टर, स्पेन के पास। यहाँ ऊपर में स्पेन है और नीचे मोरक्को है। यहीं पर देखिएगा कि एक छोटा सा आपको यहाँ पर सटा हुआ इलाका मिलेगा, वहां पर जिब्राल्टर है, वो यूके का भाग है। इस पूरा का पूरा स्पेन है, उसमें छोटा सा भाग है जिब्राल्टर। आपको क्वेश्चन में कई बार पूछा है जिब्राल्टर किसका भाग है, तो यूके का भाग है पूरे स्पेन में। और ये बहुत छोटा, लगभग 6.8 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल, महज 6.8 वर्ग किलोमीटर। और देखिए नीचे में जो मोरक्को है, पूरा का पूरा मोरक्को मिलेगा। उस मोरक्को में भी दो आपको पॉइंट मिलेगा, एक सियोटा और एक मेलिला। ये दोनों स्पेन का भाग है और ये दोनों मिला के ये लगभग 18 के आसपास वर्ग किलोमीटर है और ये 12 पॉइंट कुछ है, 12 पॉइंट वर्ग किलोमीटर, यानी टोटल 31 वर्ग किलोमीटर है। यानी कि इस मोरक्को में 2 भाग जो है, मात्र एक सियोटा और एक मेलिला, ये आपको एक 18 है, एक 12 वर्ग किलोमीटर है, टोटल 31 वर्ग किलोमीटर है। ये स्पेन का भाग है। तो बहुत रोचक है कि स्पेन के पूरा का पूरा स्पेन में जो छोटा सा भाग है वो यूके का है और मोरक्को में जो 2 छोटा सा भाग है वो स्पेन का है। तो आपको ये क्वेश्चन पूछता है और पूछ भी सकता है कि मोरक्को में जो ये स्पेन का जो प्रशासित प्रदेश है उसका क्या नाम है? तो याद रखिएगा सियोटा और मेलिला। और स्पेन में जो है वो जिब्राल्टर, ये अंतरराष्ट्रीय जल मार्ग है। तो स्टेट ऑफ इसके कारण यहाँ, लेकिन अंतरराष्ट्रीय जल मार्ग के कारण यहाँ पर कोई चुंगी वसूल नहीं करता है। ये भ्रम मत रखिएगा कि यहाँ पर कोई देश आपको चुंगी वसूल कर रहा है। यहाँ पर चुंगी फ्री है, कोई जहाज आने जाने के लिए कोई पैसा नहीं लगता है। तो आप यहाँ पर पहले लिख लें स्टेट ऑफ जिब्राल्टर। नोट्स में अच्छा से बनाए दोस्तों, बार बार बोल रहे हैं, आपको रिकॉल वगैरह में काफी मदद मिलेगा। देखिए ज्वाइन किसको किसको करता है, ये सब क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, आपको मिलेगा भी क्वेश्चन में। तो अटलांटिक ओशन को देखिए, बार बार बोल रहे हैं, मैप याद करने की चीज नहीं है, तो समझिए। अटलांटिक ओशन इधर हुआ, मेडिटेरियन सी हो गया, तो किसको किसको ज्वाइंट कर रहा है? तो अटलांटिक ओशन को भूमध्य सागर से अलग किसको कर रहा है? तो आपको इस पर कई क्वेश्चन बन जाएंगे। यूरोप को अफ्रीका से अलग कर रहा है, मोरक्को को स्पेन से अलग कर रहा है। तो देखिएगा क्वेश्चन विकल्प में क्या है। तो अलग किसको कर रहा है? यूरोप को अफ्रीका से, मोरक्को को स्पेन से। ये 58 किलोमीटर लंबी है और जो सबसे संकीर्ण पॉइंट है वो महज 14.2 वर्ग किलोमीटर चौड़ाई है इसकी। और इसमें से प्रत्येक दिन 300 जहाज चलती है। इसका अर्थ यह हुआ कि लगभग
प्रत्येक 5 मिनट में एक जहाज गुजरती है। इतना व्यस्त मार्ग है। आप कल्पना कीजिए कि जब ये सुएज नहर यहाँ पर नहीं था तो प्राकृतिक जो मार्ग है वो सिर्फ मेडिटेरेनियन में जाने के लिए सिर्फ एक ही था, यही 14.2 वर्ग किलोमीटर। आप कल्पना कीजिए इतना बड़ा है, इसमें से महज 14.2 किलोमीटर की जो चौड़ाई है उसी से आप बुझ सकते थे। प्राकृतिक जो रास्ता हुआ वो सिर्फ एक था। बाद में सुएज नहर 1869 में ये तैयार हुआ है, लेकिन उसके पहले महज एक ही रास्ता था। अब 2 रास्ता बन गया है नहर के कारण, ये 2 रास्ता है। इसलिए स्ट्रेट ऑफ गिब्राल्टर रोचक है और इस पर कई प्रश्न पूछे गए हैं, तो आप इसको अच्छे से समझें और नोट्स में अच्छे से इसको लिखें। अगले चरण में एक अल अजीजिया के बारे में आते हैं। आइए दोस्तों, अब हम अल अजीजिया के बारे में जानते हैं और इसके बहाने हम यह भी यहां पर जानेंगे कि कैसे आधुनिक विज्ञान की तकनीक हमारी स्थापित मान परंपराएं एवं धारणाओं को एक झटके में ध्वस्त कर देती हैं। लगभग 90 वर्ष तक पूरी दुनिया लीबिया का शहर अल अजीजिया को पृथ्वी का सबसे गर्म स्थान मानता रहा, लेकिन एक झटके में वैज्ञानिक उपकरण की जो अद्वितीय सटीकता है और गहरी वैज्ञानिक समझ इन्हें कैसे इस सोच को कैसे बदल दिया। अल अजीजिया लीबिया का एक शहर जो राजधानी त्रिपोली से 41 किलोमीटर साउथ ईस्ट में है। यहां पर 13 सितंबर 1922 को पृथ्वी का सबसे गर्म स्थान मापा गया, 57.8 डिग्री सेंटीग्रेड। लेकिन बाद में डॉक्टर रैंडल एस सेरेनी, जो एरिजोना स्टेट यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर थे और शोध शास्त्री थे, इन्होंने काफी शोध किया और रिसर्च किया और अपना विरोध दर्ज किया WMO में, यानी वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन में, कि ये गलत आंकड़े हैं। इसके बाद 2012 में WMO ने इस पर एक बैठक की। बैठक के बाद यह निर्णय लिया गया कि एक पूरी की पूरी जो कवायद है इस प्रक्रिया को रद्द कर दिया जाता है, अमान्य घोषित कर दिया जाता है। और इसके पीछे जो उन्होंने तर्क दिया वो ये अल अजीजिया में जो 13 सितंबर 1922 को सबसे गर्म धरती का जो तापमान दर्ज किया गया था, उसके लिए कुछ गलत पैरामीटर का इस्तेमाल किया गया था। उसमें पहला था बेलिली थर्मामीटर। बेलिली थर्मामीटर का यूज किया गया जो सही मानदंड नहीं है। ये थर्मामीटर मूलतः ग्रीन हाउस इफेक्ट का जो तापमान है उसको नापा जाता है, उसके लिए है बेलिली थर्मामीटर। दूसरा ये तर्क दिया गया कि उसमें इटली के पर्यवेक्षक आए हुए थे जो अनट्रेंड थे, वो पूरी तरह से मौसम की उनको पूरी जानकारी नहीं थी कि कैसे मापा जाता है। उसका एक ये भी प्रमाण दिया गया कि उन्होंने सतह पर रखकर ही थर्मामीटर को माप दिया गया था, जबकि सतह से एक मानक ऊंचाई पर थर्मामीटर को रख के मापा जाता है। और चौथा कि उस दिन जो अगल बगल का जो मौसम स्टेशन था उसका जो डेटा था और उसकी तुलना में अल अजीजिया का डेटा और समान रूप से कहीं ज्यादा था। इसके बाद इसे रद्द करने के बाद WMO ने कैलिफोर्निया के डेथ वैली, जहां पर 10 जुलाई 1923 को किया गया था, 10 जुलाई 1913 को 56.7 डिग्री सेंटीग्रेड इसको सबसे गर्म स्थान माना गया। और वर्तमान में धरती का सबसे गर्म स्थान जो रिकॉर्ड है वो इसी को माना जाता है, कैलिफोर्निया का डेथ वैली, 56.7 डिग्री सेंटीग्रेड। तो दोस्तों, ये आज का क्लास कैसा लगा कमेंट करके बस बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।